आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मुख्तार शेख हॉस्पिटल, जिसके बारे में आप जानते हैं कि बहुत सारी खिदमात अपनी सर अंजाम दे रहे हैं जनूबी पंजाब में। उसी से रिलेटेड आज हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर मुंतसिर जुनैद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट ENT। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी अनीला सत्तार, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपको पता है कि ENT जो है वो इनसे जानेंगे, उसके हवाले से नाक, कान, गले के जो मसाइल होते हैं। स्पीच के हवाले से अनीला से जानेंगे कि किस तरह जो हमारी आवाज़ है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरह बच्चों के बोलने में जो है वो मसाइल हैं, उस पर आज हम बात करेंगे डिटेल से। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी इससे रिलेटेड हो क्वेश्चन वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुख्तार शेख हॉस्पिटल के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी स्टडीज़ और आपके जो तालीमी कैरियर है उसके हवाले से हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया, और ये कि मुख्तार शेख अस्पताल को आपने मौका दिया कि हम अपनी एक्सपर्टीज़ को आपको दिखा सकें, बता सकें। और ये कि मेरा नाम डॉक्टर मुंतसिर जुनैद है। मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक़ कराची से है, और मैंने अपनी प्राइमरी जो MBBS था वो डाउ मेडिकल कॉलेज से किया था। उसके बाद मेरी रेजिडेंसी ट्रेनिंग जो थी वो आगा खान हॉस्पिटल से थी, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा डिफरेंट और मुल्कों में जाता रहा, और मुख्तलिफ़ जगहों से ट्रेनिंग ली मैंने, जिसमें यूरोप भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है। और ये कि मैंने डिफरेंट फेलोशिप्स करी। उसके अंदर पाकिस्तान की जो थी फेलोशिप FCPS, इंग्लैंड से FRCS हो गया, और FACS हो गया अमेरिकन, और यूरोपियन बोर्ड भी जो है यूरोप का जो डिग्री थी वो भी मैंने हासिल करी। और ये तमाम जो है ये सब ENT के अंदर ही हमारी जो है ना स्पेशलिटी, और ENT से रिलेटेड जो नाक कान गले से मुतालिक जो मसाइल होते हैं उसी की फील्ड के अंदर हमने इस चीज़ को और एक्सपर्टीज़ हासिल करी। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आप बाहर भी रहे? जी, बाहर बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। बाहर रहने में ये कि हर जगह का एक मुख्तलिफ एक एनवायरनमेंट है, हर तरह की मरीज़ आपको हर जगह मिलेंगे। उसमें ये होता है कि बाहर रहने से सिर्फ ये फ़ायदा ज़रूर होता है आपको कि आप डिफरेंट अप्रोचेस सीखते हैं। अप्रोचेस से मुराद ये होती है कि मरीज़ों को किस तरह अप्रोच किया जाए, किस तरह उनसे बातचीत की जाए, मुख्तलिफ मसाइल और उनका हल। और फिर बाहर में कुछ ये भी फ़वाइद होते हैं कि कुछ ऐसी टेक्निक्स या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो अभी तक पाकिस्तान में शायद मौजूद नहीं हो, या फिर अभी होती कॉमनली यूज़ नहीं होती, वहाँ पे कॉमनली यूज़ होती हैं। तो हम उन चीज़ों में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर ये एक वे होता है हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि हम वापस आके अपने मुल्क की खिदमत कर सकें, और उनका अपने पाकिस्तानियों को फ़ायदा दे सकें। जो हमने बाहर सीखा है उसको हम शो कर सकें कि जी देखिए, हम भी पाकिस्तान में वो काम कर सकते हैं, अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। अच्छा, अनीला भी हमारे साथ मौजूद है। अनीला से भी जानते हैं। अनीला, आपने जो है आपका तालीमी कैरियर और उसके रिलेटेड फिर आपने मुख्तार शेख हॉस्पिटल ज्वाइन किया, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल, मुख्तार शेख हॉस्पिटल को ज्वाइन करने से पहले जो है मैं लाहौर में काम करती थी। तकरीबन 6 साल जो है वो मैंने लाहौर में काम किया डिफरेंट इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा जहाँ तो क्वालिफिकेशन की बात है, मैंने स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में डिग्री हासिल किया रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। और मुख्तार शेख को मैंने तकरीबन 1 साल से थोड़ा सा ऊपर टाइम हो गया मैंने ज्वाइन किया। तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? ठीक जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। और मुख्तार शेख ज्वाइन करने का एक बेनिफिट मेरे साथ साथ लोगों को ये हुआ है कि मुख्तार शेख के इर्द गिर्द जो बहुत छोटे एरियाज़ हैं बेसिकली हम उनको भी कवर अप कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास मुल्तान के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी। तो मुख्तार शेख को ज्वाइन करने का एक ये भी पर्पस था कि हम रिमोट एरिया से लोगों को भी जो है हम स्पीच और लैंग्वेज के जो वो फ़ायदा दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम समटाइम समझ में भी नहीं आता और वो इन प्रॉब्लम्स को हाइड करते हैं। और जिनको पता है कि ये प्रॉब्लम को हाइड करने की बजाय इसको फेस करना चाहिए, तो उनके लिए ये मुख्तार शेख जो है ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। इस वजह से जो है हम बल्कि लास्ट में हम इसको मज़ीद भी एक्सप्लेन करेंगे। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हम बच्चों के मसाइल में देखे हैं, जिस तरह कान का या गले का, क्या क्या मसाइल आप देखते हैं बच्चों में? कौन से केसेस आप डील करते हैं? देखिए, बच्चों के मसाइल के अंदर जो चीज़ थोड़ी सी हमने ज़्यादा नोट करी इधर मुल्तान में आके और साउथ पंजाब में आके, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखी हमने कि एक तो कान के रिलेटेड मसाइल बहुत ज़्यादा है। कान से रिलेटेड मसाइल से मुराद ये होती है कि कान का बहना, कान में रेशा आना, मवाद आना, सुनाई की दुश्वारी। फिर ये कि यहाँ पर थोड़ी सी जो इंटर मैरिजेस जिसे हम कहते हैं कि ख़ानदानी शादियाँ आपस में बहुत होती हैं कबीलों में और इस तरह,
तो उसमें क्या होता है कि ऐसे बच्चों की पैदाइश होती है ऐसी सूरत में कि जिनके अंदर कुछ पैदाइशी तौर पे नुक्स होता है। उस नुक्स के अंदर जिस्म के अलावा कान के अंदर भी नुक्स हो सकता है, सुनाई में भी नुक्स हो सकता है। अब इसका नुकसान क्या होता है आगे जाकर, जब बच्चा सुन नहीं सकता तो फिर वो आगे बोल भी नहीं सकता। तो कहने का मकसद ये कि सुनने का नुक्स इज द प्रॉब्लम, बोलने का नुक्स नहीं है, मसला है सुनाई में। सुनेगा तो बोलेगा। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिससे आदमी ने बोलना ही, बच्चे ने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि दिमाग के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जो उस वक्त नशोनुमा पाता है जब उसके अंदर सुनाई की आवाज़ पड़ती है, उसके सिग्नल मुतहर्रक होते हैं, तो वो सिग्नल एक्टिवेट करके दिमाग के उस हिस्से को नशोनुमा देते हैं। और ये काम 3 से 4 साल की उम्र तक होता है और 5 से 6 साल की उम्र में वो चीज़ ख़त्म होने लग पड़ती है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर किसी का भी बच्चा बोल नहीं रहा तो आपको सबसे पहले तवज्जो देनी है कि वो सुन नहीं रहा है या सुन सकता है या नहीं सुन सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाई आप मुख्तार शेख जैसे अस्पताल में किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर अपने आप को चेक करवाएं बच्चे को और देखिए कि जी, क्योंकि इसके एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, वो स्पेशल टेस्ट हमारे पास मुख्तार शेख में मौजूद है। उन टेस्टों की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि भाई बच्चा जो है पैदाइशी तौर पे सुन सक रहा है नहीं सुन रहा। उसमें ये होता है कि स्क्रीनिंग एक टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग के बाद फिर एक एक्चुअल टेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो ये तो हमने सबसे ज़्यादा देखा है इधर, ये बड़ा कॉमन है ईयर में। बाकी नाक के और गले के मसाइल भी हैं जिसके अंदर जैसे बोलने में लड़खड़ाहट है, जबान के लकनत के मसाइल हैं, आवाज़ जो है वो भारीपन हो गई है बच्चों की या बड़ों की, उसमें ये होता है कि गले की उसमें गिल्टी बन गई है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जिनके अंदर बोलने से मुताल्लिक मसाइल होते हैं, सुनने के से मुताल्लिक सवाल होते हैं। तो दोनों की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास, दोनों को आइडेंटिफाई करने की या दोनों की तशखीस करने की और इलाज करने की सहूलियात हमारे पास मौजूद है। सही। अच्छा, अनीला से भी जानते हैं। अनीला, आप क्या समझती हैं स्पीच में कौन से जो है डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं या होते हैं? अच्छा, मेनली जो है जैसे हम चूँकि यहाँ पे जो मेन टॉपिक हमारा वो ये हमारा ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि सर ने बताया कि कज़न मैरिजेस की वजह से बहुत सारे, तकरीबन आप समझ लो 70% पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जब उनके यहाँ वलादत होती है बच्चे की, तो वो सुनने की समाज से जो सलाहियत से जो वो महरूम होते हैं। पहली बात तो ये कि ENT डॉक्टर ने जो है उसकी तशखीस कर दी, असेसमेंट कर दी, उसके बाद वो जिस तरह से भी रिकमेंड करते हैं, बच्चे को आला लगना है या मेडिकेशन करनी है या कोई ऑपरेशन होना है। कुछ आले ऐसे होते हैं जो कि ऑपरेशन की मदद से लगाए जाते हैं, कुछ आलात ऐसे होते हैं जो कि कान में फिक्स किए जाते हैं जिनमें किसी भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोनों सूरत हाल में कि आइदर कि हमने आले को ऑपरेशन के ज़रिए फिक्स किया है या हमने आले को बगैर ऑपरेशन के जो है वो लगाया है, दोनों सूरत हाल में हमें उसके बाद स्पीच पे जो है काम करना पड़ता है। एक दफ़ा जब, क्योंकि बच्चा अब सिर्फ सुन रहा है, उसके सुनने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है उस आले के लगने से, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जो आवाज़ आ रही है इसको बाद में मैंने इस साउंड को मैंने मॉडिफाई किस तरह से करना है, इसको मैंने डिफरेंट फॉनिक्स में किस तरह से लेकर आना है, उसके बाद इसके मैंने वर्ड की फॉर्मेशन किस तरह से करनी है, उसको मैंने सेंटेंस में कैसे लेकर आना है, और अल्टीमेटली जो है फिर हम उसको कम्युनिकेशन की तरफ जो है वो लेके आते हैं। तो बेसिकली ये एक टीम वर्क होता है, ठीक है, हाँ, जिसमें कि एक बच्चे की जो असेसमेंट या डायग्नोसिस का जो आप समझ लो काम जो है वो डॉक्टर से शुरू होकर थेरेपिस्ट पे जो है वो आके ख़त्म होता है। तो कौन कौन सी थेरेपीज फिर आप करवाते हैं? थेरेपीज तो हम देखें, इट डिपेंड ऑन कि हमारे पास बच्चा जो है वो उस वक्त किस लॉस के साथ आ रहा है, क्योंकि इस लॉस को हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि अच्छा जी ये सिर्फ माइल्ड लेवल का लॉस है या ये बच्चा सिर्फ मॉडरेट का है, ऐसा नहीं है। हर बच्चे का लॉस जो है वो दूसरे बच्चे से जो है वो डिफरेंट होता है, और जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो बच्चे के लॉस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो मतलब वो आप जिस तरह की बच्चे की कंडीशन होगी, हाँ उसी तरीके से जो है हम उसके मुकम्मल असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बाद हम जो है उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है उसको बनाते हैं, जो कि टोटली डिपेंड कर रहा होता है उस वक्त बच्चे का लॉस कितने है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसके मुताबिक। मतलब इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली एक थेरेप्यूटिक प्रोसेस तो है जो कि बहुत कंपल्सरी है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत देर से बोलना स्टार्ट करते हैं, उसकी आप क्या समझते हैं, क्या रीजंस होती हैं? देखिए, उसमें अच्छा सवाल है आपका कि जो बच्चे देर से बोलना चाहते हैं उसकी क्या लिमिट क्या है। हमारे यहाँ ये लिमिट अभी तक कोई सेट नहीं कर सका। वो कहते हैं जी लड़का है, एक थोड़ा सा सोशल टैबू भी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, स्पेशली इन मुल्तान एंड सराउंडिंग।
लॉट ऑफ मिथ्स आर हाँ। प्रेजेंट भाई हियर। लड़का है तो पता नहीं देर से बोलेगा हाँ। और उड़ेगा देर से और चलेगा देर से क्या उड़ेगा मतलब कि जो भी है वो, और फिर ये कि लड़की दौड़ेगा, है तो उड़ेगा, चलेगा ही। चलेगा। और वो लड़की है जी तो वो जल्दी बोल जाती है, हाँ। वो समझदार भी होती है और लड़का बुद्धू होता है और जो भी। तो बहरहाल अब उसमें देखिए इसमें ये होता है ना कि बच्चे की आप क्या हरकत और उस पर नजर रखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं कि कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं बच्चों के। फिर ये क्या होता है कि वो ऐसे बच्चे जिनके साइकोलॉजिकल या जो डेवलपमेंटल डिले कहा जाता है कि जो नशोनुमा है ना वो अपने वक्त पे नहीं हो रही। सही। बच्चा है 10 साल का लेकिन उसका जहन जो है वो 2 साल की ग्रोथ है उसकी। तो ये चीजें बड़ी जरूरी है समझना उसी टाइम पर। फिर ये कि बच्चा अगर एक कट ऑफ अगर हम आपको देते हैं तो अगर आप एक से ये जब आपको बच्चा पैदाइश के बाद ही आपको ये चीज समझ में आनी लग पड़ेगी कि बच्चा सुन रहा है नहीं सुन रहा, फिर वहीं पे बात आ जाती है कि सुना हाँ, तो बोला, ठीक है। कैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा पैदाइश के बाद आपने देखा रोया सही है, लेकिन ये कि आप कोई शोर लगाते हैं, ताली बजाते हैं, चोट लगाते हैं, तो मतलब कि कोई जोरदार आवाज करते, बच्चा ना नींद से जागता है ना चौंकता है, आराम से सोई जा रहा है। फिर ये कि थोड़ा बड़ा हो गया 1 साल का हो गया, आप आवाज दे रहे हैं, पीछे से आवाज दे रहे हैं, वो खेल में मशगूल है, वो सुन ही नहीं रहा। तो ये वो तमाम साइंस हैं जिन पे आपको ठटक जाना चाहिए कि कुछ मसला है, इंडिकेशन इंडिकेशन है ये पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल। तो आपको ये उसी वक्त जो है ना नोटिस कर लेना चाहिए। आप उसका इंतजार ना करें कि ये 2 को क्रॉस करेगा तो ये ऑटोमेटिक कोई दिमाग में स्विच लगा हुआ है वो ऑन हो जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ। ये स्विच जिंदगी में सही पहले से ही लगा हुआ है। फिर ये कि जब जैसे ही आपको ये चीज का शक हो जाए तो आप फौरन डॉक्टर के पास तशरीफ लाइए, उसका सुनाई का टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग होगी, उसमें फिर ये पता चलता है कि हाँ जी कि ये इसकी सुनाई की नस में कमजोरी है या नहीं है। सही। फिर उसके बाद सीटी एमआरआई होता है, उसमें ये पता चलता है कि भाई जो सुनाई का आला है उसमें कोई नुक्स तो नहीं है पैदाइशी तौर पे। फिर उसके बाद हम चीजों को फिर डिफाइन करते हैं कि हाँ यार ये इस तरह है। फिर बाज दफा जो सुनाई की नस में कमजोरी होती है वो खत्म नहीं होती, वो डेड नहीं होती, तो फिर ऐसी सूरतों में सुनाई के आले दिए जाते हैं कि भाई ताकि स्पीच का प्रोसेस डेवलप हो। जैसे मैडम ने फरमाया मतलब जो आपकी जिसको हम कहते हैं रेसिड्यूल हेयरिंग होती है, बेसिकली उसको हम आप उस हेयरिंग को एम्पलीफाई करते amplify हैं उस आले की मदद से। ठीक है। ताकि वो फिर जैसे से कि बोलना उसमें शुरू माइक का कर दें। यूज हम कर रहे होते जी, हैं, यूजली हमारी साउंड जी। इतनी एम्पलीफाई नहीं होती है। फिर ऐसे बच्चे जो बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहे हैं हाँ। या बिल्कुल भी सुन नहीं पा रहे हैं, तो फिर उनकी असेसमेंट होती है कि भाई देखें इस वक्त नस तो मौजूद है, टेस्ट में जो सुनाई नहीं आ रही है, तो इनका फिर कॉकलियर इम्प्लांट होगा। कॉकलियर इम्प्लांट क्या चीज है कि जो अंदर कान के एक आला लगा हुआ है, अल्लाह ताला ने लगा के दिया है आपको, उसी आले के अंदर इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है, वो भी बिल्कुल हेयरिंग एड की तरह होता है, लेकिन उसकी कुछ वायर्स होती हैं जो कान के अंदर ऑपरेशन के जरिए डाल दी जाती हैं परमानेंटली। अच्छा। फिर उसके बाद जब वो डल जाता है और उसके बाद उसको हम ऑपरेशन को खत्म कर देते हैं, उसका जख्म को भर देते हैं, और फिर जब 1 महीने बाद उसको स्विच ऑन किया जाता है। स्विच ऑन से मुराद ये होती है कि उसके ऊपर जो बाहर का आला फिट किया जाता है। फिर जैसे वो फिट होता है इंशाल्लाह तो वो फिर आवाज आना कनेक्टेड हो जाता है। ठीक। तो वो मैग्नेट होता है, उसमें वही करके चिपक जाता है। फिर जैसे ही वो होता है तो उसके बाद वो बोलना तो नहीं, सुनना जरूर शुरू कर देता है। फिर बोलने का अमल थोड़ा लंबा होता है क्योंकि उसके लिए मुस्तकिल थेरेपी दरकार होती है। क्योंकि देखिए 3 साल के बच्चे ने 3 साल तक कुछ नहीं बोला, तीसरे साल पे आपने उसको आवाज देनी शुरू करी, तो अब तो आपको इसको ये भी समझाना पड़ेगा कि जो आवाज है ये क्या चीज है। उसका दिमाग उसको रिसेप्शन उसकी नहीं है दिमाग की कि जो मुझे आवाज आ रही है ये इंसान की आवाज है या चिड़िया की आवाज है। सही। उधर फिर हमारे स्पीच थेरेपिस्ट आ जाते हैं, उनका रोल आता है कि वो अल्फाजों और जो वॉइस और नॉइज का फर्क बताते हैं। सही। वॉइस और नॉइज में फर्क है, ठीक है ना जी। तो वो इस चीज का फर्क समझाते हैं कि देखें ये हॉर्न है, ये जानवर बोल रहा है, ये एक इंसान की आवाज है, ये शोर की आवाज है, ये शीशा टूटने की आवाज, ये इस तरह म्यूजिक है ये। तो इसकी डिमार्केशन जो है ना ये फिर उसको सिखानी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो ऑटोमेटिक टाइम हम गुजार चुके हैं। अच्छा, फिर हम एक बड़ा कनेक्शन मुश्किल बिल्ड काम करवाते है। हैं बेसिकली, क्योंकि जब तक आवाज का उस इमेज के साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा, बच्चे को नहीं समझ आएगी कि मैंने जो आवाज सुनी है वो किस चीज की है। ठीक। तो ये कनेक्शन बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अनलेस उसकी स्पीच थेरेपी पॉसिबल नहीं है, मतलब कुछ भी, इवन अगर उसको आवाज जा रही है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि मैंने जो आवाज सुनी है वो किस चीज की है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, जिस तरह मैं भी कह रही थी कि जाहिर सी बात है बच्चे को समझाना और चीजों बच्चे को ऑब्वियसली मुश्किल काम तो है, लेकिन हम यहाँ पर करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ ये सोचेंगे कि ये मुश्किल है तो फिर चीजें हल नहीं होंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडिकेशंस हैं, पेरेंट्स
उनको सीरियसली जो है अडॉप्ट करें, ठीक है। हम्म। अनलेस कि वो इंडिकेशंस को इग्नोर कर देते हैं, आपके बच्चे का जो प्रीशियस टाइम है वो गुजर जाएगा। सही। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, स्पीच और लैंग्वेज की जो डेवलपमेंटल एज है दैट इज़ 7 years। इसलिए हमारी मैक्सिमम ट्राई होती है, और जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनकी भी मैक्सिमम ट्राई होती है कि हम एज सुन एज पॉसिबल, अगर हमने इम्प्लांट वाला, जैसे मैंने कहा कि जो कि सर ने भी बताया कि जो ऑपरेशन के जरिए आला जो है वो लगाया जाता है, उसको 3 साल 3.5 साल इस उम्र तक हम बच्चे को लगा दें, ताकि उस एज 7 years तक पहुंचने तक उसकी स्पीच या लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है वो उसी टाइम पीरियड फ्रेम में जो है वो पॉसिबल होती रहे। इसको आप इस तरह भी देखिए ना कि आप एक हैंडीकैप को बचा रही हैं होने से, इसको इस तरह देखिए सही कि उसकी जिंदगी भर का जो हैंडीकैप है ना, वो आप उधर ही रोक देंगी, तो ही विल डेवलप एज अ नॉर्मल चाइल्ड, ठीक है ना। तो वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ग्रो करेगा और नॉर्मल स्कूल जाएगा, बजाय इसके कि इशारों की जबान सिखा रहे हैं उसे, जबकि हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। दूसरी इसमें सबसे बड़ी एक चीज मैंने भी देखी यहाँ पे आके ना, कि बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, इम्प्लांट लगते ही जो है ना बच्चा जो है ना वो गालिब बन जाएगा और वो बातें करेगा, गाना गाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, वालिदैन समझते हैं कि क्योंकि हमने इम्प्लांट करा लिया है तो अब सारी जिम्मेदारी जो है ना वो डॉक्टरों की है, स्पीच पैथोलॉजिस्ट की है, ऑडियोलॉजिस्ट की है। देखिए हमारे पास आप तशरीफ लाते हैं कुछ घंटों के लिए, बाकी जो 24 घंटे में से 20 घंटा वो आपके साथ होता है, तो कोई ना कोई तो जिम्मेदारी आपकी भी होगी ना कि हम किस तरह इस इम्प्लांट को सक्सेसफुल बना सकें। उसकी सक्सेस का दारोमदार सिर्फ डॉक्टर, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट पे नहीं है। उसकी मैं समझता हूँ पर्सनली 80 to 90% उसकी सक्सेस का दारोमदार खुद वालिदैन पर है। आप 1 साल स्पीच थेरेपी के लिए आते हैं, उसके बाद आप गायब हो जाते हैं, आप आते ही तो फिर सोचिए ना। अब इसको इस तरह मैं एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ। बच्चा 3 साल का है, 3 साल में कुछ अल्फाज समझ सकता है, कुछ बोल सकता है। 4थे साल में मैं उसे कोई अल्फाज नहीं सिखाता और ना बोलता हूँ उससे, ना कोई नए अल्फाज सिखाता हूँ, ना सेंटेंसेस बनाना सिखाता हूँ। तो 3 साल में वो रुक गया ना वहीं पर। हालांकि सुनता भी ठीक है, बोलता भी ठीक है, लेकिन मैंने 3 साल में उसकी ग्रोथ रोक दी। तो यही बात है इम्प्लांट के बाद, अगर आपने 1 साल करके फिर आप अगर अपना जो स्पीच थेरेपी आपने रोक दी तो उसके बाद आपने उसको वहीं रोक दिया फिर। सही। अच्छा, जिस तरह बच्चों में हकलाहट आ जाती है और आपकी उनकी आवाज चेंज होना शुरू हो जाती है, उसकी किस तरीके से आप थेरेपीज भी जो है वो फिर करवाते हैं? थेरेपीज तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि हम बच्चे की लेवल ऑफ सीवियरिटी देखकर ही जो है हम थेरेपी या अपना जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है हम उसको डिसाइड करते हैं। लेकिन जहाँ तक अटकने की बात है, ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास इस प्रोटोकॉल के साथ भी आते हैं, अटकते हैं। अटकने की एक बहुत 2 रीजन्स है। मैं सबसे पहले रीज़न ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना वो लाड प्यार में ही बच्चे के साथ जो है वो तोतलापन की में बात करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद फिर जब बच्चे के पास जो वोकैबुलरी होती है, जो उसके पास वर्ड बैंक होता है, वो लफ्ज होते हैं जो कि एक्चुअली किसी भी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। बेसिकली माँ क्या कर रही है कि माँ ने बच्चे ने जो भी लफ्ज बोला, फॉर एग्जांपल बच्चे ने मम लफ्ज बोला, माँ ने लगा, माँ है ना उसको बच्चे की जरूरत का पता है, उसने बच्चे की जरूरत के मुताबिक उस लफ्ज मम को पानी का नाम दे दिया। अब ये जरूरत सिर्फ माँ को पता है, वो किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता। अब जब फॉर एग्जांपल वो आपके पास, डॉक्टर साहब के पास या इवन मेरे पास भी आता है, हम सब उसके लिए थर्ड पर्सन है और वो हमें आकर मम कहता है, वी आर टोटली अनएबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा बच्चा हमारे से पानी की डिमांड कर रहा है। तो पेरेंट्स को, बल्कि ओबियसली बहुत सारे पेरेंट्स इस टाइम ये शो देख रहे होंगे, तो उनको ये हम एक तरह से टिप या एडवाइस आप समझ लो देना चाहेंगे कि काइंडली आप बच्चों से एग्जैक्ट लफ्ज ही बोलें, कभी भी उसको गलत लफ्ज नहीं सिखाएं जी। और अगर वो बोल रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको वहीं पे करेक्ट कर दें। तोतलेपन में, प्यार में बच्चे वो पैटर्न जो है वो डेवलप कर लेता है। बेसिकली क्या हो रहा है कि आप जो साउंड समझ लें, जो साउंड बैक ऑफ द थ्रोट आनी है, बच्चा उसको फ्रंट से बोल रहा है। फॉर एग्जांपल उसने कॉपी बोलना है, वो टोपी बोल रहा है। माँ को लगा अच्छा चलो कोई बात नहीं, प्यार में उसने कह दिया या लाड में कह दिया। अब लेटर ऑन स्टेजेस में क्या हुआ कि जब बच्चे ने 5वीं क्लास में गया, 6ठी क्लास में गया, उसके पास वैसी ही वोकैबुलरी है ना, हर वर्ड में उसके पास कोई ना कोई साउंड ऐसी है जिसमें वो एरर दे रहा है। वो इनिशियल लेवल पे भी हो सकता है उस वर्ड की, मिडिल लेवल पे भी हो सकता है और फाइनल पोजीशन पे भी हो सकता है। ठीक है। अब बच्चे ने उस 5th क्लास तक तो कोई ऐसा बच्चे के साथ सिनेरियो नहीं हुआ, गुजार ली उसने। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ी क्लासेस में जाता है और टीचर उसको रीडिंग के लिए खड़ा करती है या वो अपने पीयर ग्रुप्स के साथ कम्युनिकेशन करता है या कुछ भी इस तरह से करता है, तो उनको वो बात समझ में नहीं आती है। अल्टीमेटली क्या होता है कि स्पीच प्रॉब्लम तो हो गई उसको,
ठीक है, इसको हम आर्टिकुलेशन एरर्स कहते हैं, ये तो उसने डेवलप कर लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन उसके साथ जो उसने एक मजीद अपने साथ प्रॉब्लम अटैच कर ली, दैट इज बिहेवियरल प्रॉब्लम। अल्टीमेटली क्या होगा कि बच्चा दूसरों से बात करना छोड़ देगा, वो क्लास में स्टूडेंट्स को, टीचर्स को अवॉइड करेगा, उसकी ईगो जो है या सेल्फ स्टीम जो है वो बहुत ज्यादा हर्ट होगी, बच्चा आइसोलेशन का शिकार हो जाता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं। तो वो फिर आपस में उन्होंने को रिलेट कर लिया। स्पीच का प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, सिर्फ इतनी माइनर सी चीज से कि आपने बच्चे को लाड प्यार में जो है वो कुछ नहीं कहा या आपने उस चीज को कंटिन्यू रहने दिया, और ग्रेजुअली जो है वो उसने अपने साथ साथ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऐड करना शुरू कर दिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐड करना शुरू कर दिए, बच्चे ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, तो फिर पेरेंट्स के लिए एक ट्रबल सम है ना। अच्छा, अभी भी क्योंकि हम अडल्ट्स में भी देखते हैं कि तोतलापन आपका कहीं ना कहीं अटकना, ये चीजें रहती हैं। ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिर बड़े होके फिर लोगों में वो जाहिर बात आपका एक जो कॉन्फिडेंस होता है बच्चा बड़ा लूज हो जाता है, वो बिल्कुल डाउन होने लग जाता है, और जिस तरह सर बता रहे थे कि अभी साइकोलॉजिकल इश्यूज भी जो है वो बहुत ज्यादा है, बेसिकली वो फिर कोर मॉर्बिड हो जाते हैं ना, उसके साथ अटैच हो जाते हैं यूजुअली। एक्चुअली बच्चे वैसे भी खामोश हो जाते हैं फिर जो इस तरह की अगर उनमें अगर कोई डिसऑर्डर है या बीमारी है तो वो अपने आप को फिर जो वो एक बिल्कुल अकेला सा रखना। देखिए ना, हमें भी अगर कोई बात पे स्नब करेगा ना, हम उस पर्सन को अवॉइड करेंगे कि यार मैंने इससे बात नहीं करनी, ये तो मुझे हर बात पे डांटता है या ये मुझे हर बात पे टोकता है। अल्टीमेटली क्या करते हैं कि हमारी सोशलाइजेशन जो है, लोगों से मेल जोल जिसको हम कहते हैं, वो भी कम होता जाता है। तो एक प्रॉब्लम, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम कुछ होता है ना, जैसे आप रे और इन चीजों में भी आपकी जो है वो आपकी रे और रे का जहाँ तक मामला है, बेसिकली कुछ इलाकों में ये एक्सेंट है, ठीक है। अब जिन इलाकों में ये एक्सेंट है ना, उनको हम एज ए प्रॉब्लम कंसीडर या एज ए डिसऑर्डर कंसीडर नहीं करते। उसकी रीजन ये है कि ये एक चीज फैमिलीज में कंटिन्यू आ रही है। फॉर एग्जांपल, बच्चा मेरे पास थेरेपी में आया, मैंने उसकी 3 to 6 मंथ की थेरेपी दी, मैंने उसका र और आ में डिफरेंस जो है वो मैंने उसको बता दिया। इस पे बात करते हैं, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेज रियाज हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगी? जी, मेरी बेटी है, उसके ना सुनाई नहीं देता। उसकी बेटी है मेरी, इसके ना बहुत ज्यादा काम है उसकी ना। मुझे आपकी ना आवाज सुनने की सलाहियत समात बहुत कम है। अच्छा, आपने चेक करवाया है? उसके नाम हाँ जी तो आया था। आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें मिसेज रियाज, ताकि ना बात करने में आसानी हो जाएगा। आप डॉक्टर साहब से भी बात करना चाहती हैं तो वो जरा इजी हो जाएगा। जी, उससे ना 2 दफा लगवाए हैं ये आले ना उसके। अच्छा, ठीक है। लेकिन नहीं, वो फर्क नहीं पड़ा उसे ना, बिल्कुल ये नहीं कि स्मार्ट है उसकी। अच्छा, पीछे से अगर मोटरसाइकिल का हार्न बजाए ना, बच्ची को पता चलता है। अच्छा, ठीक है। तो हमने इशारे निशारे कुछ नाम लेती है अपनी बहनों के, पानी, बारिश, हवा, रोटी, चावल, ठीक लेती है नाम, ठीक है, लेकिन तोड़ने अल्फाज करके जुमला नहीं बोल सकती। डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? सिर्फ उम्र बता दीजिए। उम्र बता दें, बच्ची की उम्र क्या है? उम्र उसकी अब 12 साल है। 12 साल है, ठीक है। मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं कि तोतला बोलती है, थोड़ा सा कम सुनती है, ठीक है। आले लगाए थे लेकिन वो कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बात का जवाब हम लाजमी लेंगे, लेकिन नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉलर ठीक है। अच्छा, जो हमारे साथ मौजूद थे उनका पहले जवाब दे देते हैं। जी, मोहतरमा ने ये पूछा हमसे कि हमारी 12 साल की बच्ची है और वो आले भी लगाती रही है, उसकी सुनाई में दुश्वारी भी है, और उन्होंने ये फरमाया कि उसको बोलने में कुछ अल्फाज बोल सकती भी है वो, और ऐसा भी होता है कि जब पीछे से हॉर्न की आवाज़ या शोर की आवाज़ आती है तो उसको वो पलट के देख भी लेती है। राइट। तो इसमें देखिए बड़ी एक वाज़ेह चीज़ समझ में आती है कि क्योंकि जो सुनाई की जो कमजोरी है ना, उसके कुछ लेवल्स हैं, जिसमें एक माइन्यूट या जो मिनिमल होता है या माइल्ड होता है, और फिर उस पर मुतवसत होता है या मॉडरेट होता है, फिर शदीद होता है, और एक इंतहाई शदीद होता है। मुझे लगता है कि इनका मुतवसत से तो नहीं, शदीद के ज़मरे में आता है, क्योंकि जो हेयरिंग जब आप फरमा रहे हैं ना कि जब आपको हॉर्न की आवाज़ तेज़ आ जाती है, वैसे आवाज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि वो 80 डेसिबल तक चला जाता है मामला। दूसरी चीज़ है कि इनको हेयरिंग एड मुस्तकिल लगाने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखिए, हेयरिंग एड एक दफ़ा लगाने का मकसद ये नहीं कि उनकी मरम्मत और उनकी कैलिब्रेशन बड़ी ज़रूरी होती है। कैलिब्रेशन से बुनियादी होती है कि हेयरिंग लॉस ऊपर नीचे होता है, मतलब कि आपको फिर से अपना
सुनाई का टेस्ट एक दफा करवाना पड़ेगा। फिर आपको देखना होगा कि उससे और तो नहीं सुनाई की नस में कमजोरी आ गई है, तो फिर उसके हिसाब से आपको अपना जो आला है उसकी असेसमेंट करवानी होगी। ये बिल्कुल वैसे है कि मेरी नजरें कमजोर हो गई, मैंने 1 नंबर का चश्मा बनवाया, कुछ अरसे बाद वो चश्मा मुझे काम नहीं कर रहा, तो मुझे अपनी नजरें फिर से टेस्ट करवानी चाहिए और फिर उसके हिसाब से नया चश्मा बनवाना चाहिए। तो ये आपको नया आला नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ उसकी कैलिब्रेशन करवानी पड़ेगी। तीसरी चीज इनकी जब बात का जो जवाब आएगा इसमें, क्योंकि ये कुछ अल्फाज बोल रही है, तो आला लगा के उसकी सेटिंग करवा के फिर से इनको चाहिए कि रेगुलर स्पीच थेरेपी के सेशंस करवाएं। सही, क्योंकि कुछ वो तोतला भी है, बोलती है और बाकी। तो ये दोनों मसले इनके इस चीज में एड्रेस हो जाएंगे। ठीक हो गया। अगर ये पूछती हैं कि जी अगर इस टाइम पर, आगे मैं थोड़ा सा सवाल को ले जाता हूँ कि बच्चे की उम्र 12 साल हो गई है, अगर हम इम्प्लांट करते हैं इस वक्त, तो वो डिपेंड करेगा कि इनकी स्पीच डेवलपमेंट क्या है। अगर स्पीच डेवलपमेंट सिंगल वर्ड्स है और वो हेयरिंग लॉस बहुत सिवियर है, तो उसमें फिर आगे बढ़ने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। तो इम्प्लांट करना ऐसी एज के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है। ठीक है, कि रिजल्ट हमें अपनी मतलब के नहीं मिल सकेंगे। ठीक है, तो क्या एज होनी चाहिए जब आप इम्प्लांट करने की जो बेस्ट और आइडियल एज है वो 5 साल से कम हो, और उससे भी अच्छी है कि 4 साल से भी कम हो तो ज्यादा बेहतर है। 5वां साल ये मैं आपको आखिरी लिमिट बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर तो होता है ना थोड़ा सा पेरेंट्स भी हो जाते हैं कि अच्छा अभी इतनी कम एज है तो किस तरह ऑपरेट करवाएं या किस तरह इम्प्लांट करवाएं। हाँ, ये है कि लाजमी अगर आपने बच्चे को उसी में, तो लाजमी है कि आप इस एज में जो है वो लाजमी ऑपरेशन करवा लें, या जो भी आप समझते हैं कि आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। 2.5 से 3 साल बेस्ट उम्र है इस काम के लिए। ठीक है, अच्छा जी, वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हम बात कर रहे थे कि जिस तरह बहुत सारे जिसमें हकलाहट जाती है, रेड ए का हम बात कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। उसमें मैं आपको ये बता रही थी कि अगर तो आप एक ऐसे इलाके से आपका ताल्लुक है जिसमें कि रे और जो र साउंड है वो एज अ उनकी कम्युनिटी का पार्ट है। मैं आपको एग्जांपल ये दे रही थी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास वो आता भी है, उसने मेरे से 6 से 7 माह थेरेपी ली, मैंने उसकी र और आ जो है वो सही कर दी। जो डिफरेंस है मैंने उसको बता दिया कि टंग प्लेसमेंट क्या और कब कैसे होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसने मेरे पास नहीं रहना ना, उसने तो वापस अपनी कम्युनिटी में जाना है, ठीक है। अब ऐसे लोगों ने जिन्होंने वापस अपनी उसी कम्युनिटी में जाकर ही रहना होता है, ऐसे लोगों के हम र और आ को सही करने को इतना प्रेफर नहीं करते। लेकिन इसके अलावा जो साउंड होती हैं, ठीक है, जिसमें कि वर्ड की इंटेलिजिबिलिटी समझ में नहीं आती या वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, तो डेफिनेटली उस चीज़ को सही करने में या इंटैक्ट करने में हमारी पूरी कोशिश होती है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चा स्कूल गोइंग है, डेफिनेटली उसकी कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टोर्टेड है, वो जो भी कहेगा वो दूसरों के लिए इंटेलिजिबल नहीं है, तो इस चीज़ पे काम करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। सही। अच्छा, जिस तरह आवाज़ में जो है वो डिफरेंट मसाइल आ जाते हैं, भारी हो जाती है या आवाज़ में कोई थकन होती है, तो उसमें आप लोग जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं? सर कंटिन्यू। बिल्कुल उसमें देखिए, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। इसमें एक चीज़ समझने की और ये भी है ना, बच्चों के अंदर अगर हम बात करते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा पैदाइशी तौर पे ना ज़बान के नीचे जो है ना एक बैंड कह लें आप उसको, एक जाला होता है, ठीक है, हम सब के होता है, लेकिन अगर वो उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाए पैदाइशी तौर पे ना, तो वो ज़बान को मूव करने से रोक देता है। इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं टंग टाई, या ज़बान का पकड़ जाना या ज़बान का लॉक लग जाना, इस तरह कह सकते हैं आप। ठीक है। तो इसका भी इलाज मौजूद होता है, और ये इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से मुमकिन है। इसमें क्या होता है, क्योंकि ज़बान आपकी पूरी तरह से खुल के नहीं चलती, तो कुछ वॉवल्स या कुछ अल्फाज आप अदा नहीं कर सकेंगे। जैसे वो अल्फाज जिसके लिए ज़बान ऊपर लगेगी तालू पर, तो वो काम आप नहीं कर सकेंगे। तो उस ज़बान को खोलने के लिए ये ऑपरेशन दरकार होता है। तो ये भी छोटी बेहोशी में करके हम ये कर सकते हैं, और बड़ा छोटा सा ऑपरेशन होता है, ये भी हम मुख्तार ये शेख अस्पताल में ये काम करते हैं। अगर आप ये मुझसे पूछिए कि ये कितना कॉमन है, इट इज नॉट दैट कॉमन। मतलब कि मैं ये नहीं कहूंगा कि हर दूसरे बच्चे को है ये, और आज सारे वालिदैन जो हमें देख रहे हैं वो जाके अपने बच्चों की ज़बानें चेक करने लग पड़े, ऐसा नहीं है। ये कम बच्चों में ही होता है, लेकिन ये बहुत जल्दी होता है, ऐसी चीज मौजूद है कि ये चीजें हैं। अच्छा, एक कॉलर है, उनको भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? से बात करनी है बच्चों के बारे में। जी जी, बात करें, बिल्कुल। नासरा लोधरा से। जी जी नासरा, क्या कहना चाहेंगी? क्वेश्चन करें अपना। जी मैम, जो बेटा है 10 साल का, तो मेरा बेटा है 10 साल का, तो वो ना मोटा नहीं होता, बहुत ज्यादा सूखा पतला है। माशाल्लाह डाइट खुराक उसकी अच्छी है। अच्छा, ठीक है। और कोई और मसला? हेलो, कोई और मसला तो नहीं है बच्चे को? नहीं, मैं
दिन के दुबला पतला है वो पोता ताजा हो जाए। चलो ठीक। ये तो मुझे भी, अगर आपको कोई टेक्निक पता चल जाए मुझे भी बता दें, मेरे भी बच्चे मोटे ताजे हो जाएं चाके। मैं भी चाहूंगा कि मेरे बच्चे भी ऐसे हो जाएं। बहरहाल मैडम का सवाल एक वैलिड सवाल है हाँ। बच्चों के, लेकिन मैं ये काम आपको बेहतर ना पीडियाट्रिशियन जवाब दे सकेगा जो बच्चों का डॉक्टर होता है। हम नाक कान गले के डॉक्टर हैं, क्या पता मैं आपकी इस चीज में मदद नहीं कर सकूं। सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि खिलाई पिलाई अच्छी रखें और बच्चे को जंक ना खाने दें। मैं तो यही कहूंगा, बच्चे जंक खा लेते हैं, जंक से मुराद होती है जी चिप्स खा लिए और बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, तो खाना नहीं खा सकते हैं फिर, तो वो उसमें फिर अननेसेसरी कैलोरीज जाती हैं। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक बैक यार। ठीक है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था उस वक्त कि तो ये चीज भी बड़ी कॉमन है, ठीक है। तो उसमें अब माफ कीजिएगा अनकॉमन है लेकिन मौजूद जरूर है। दूसरी चीज इसमें जो मैंने अभी थोड़े अरसे में देखी ना और बड़ी नोट करी है बच्चों के अंदर, वो बच्चे जो बहुत चीख के बात करते हैं, या वो बच्चे जो नाजरे में जाते हैं, कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से अपने हिफ्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे जो कारी साहिबान हैं वो उनको कहते हैं जी जोर से पढ़ो, जरा जान लगा के पढ़ो, जान नहीं लग रही तुम्हारी, आवाज ही निकल रही है आज तुम्हारी, नाश्ता नहीं करके आए हो, मोटे ताजे नहीं हो, दुबले पतले हो, जैसे मैडम ने कहा। तो कहने का मकसद ये कि ये चीज क्या होती है, इसको कहते हैं वॉइस अब्यूज। वॉइस अब्यूज से मुराद ये होती है कि किसी भी अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को आप अब्यूज करोगे ना तो उसमें सूजन या वरम आ जाता है। इसी तरह जो बोलने के पर्दे होते हैं और जो बोलने के पट्टे होते हैं उनमें भी सूजन और वरम बैठ सकता है। ठीक है। उससे बच्चे की आवाज पहले तो भारी होती है, फिर उसके बाद ऐसी हो जाती है, इसको हम कहते हैं होर्सनेस, होर्स वॉइस कहते हैं हम अपनी जबान में। और उसमें ये होता है कि आवाज का बदल जाना, तब्दील हो जाना, जबकि कि वो अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज और, बाज दफा बच्चों में आवाज की तब्दीली उस वक्त भी होती है जब वो बलूगत की उस पे कदम रखते हैं। ठीक है। तो उस वक्त भी एक लाजमी चेंज आती है जिसमें मर्दों की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है और खवातीन की आवाज थोड़ी और श्रिल हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल वो है, लेकिन इसके पहले ही अगर ये चीजें हो रही हैं तो आप इस चीज को आइडेंटिफाई कीजिए कि कहां पर इशू आ रहा है। इसमें फिर ये होता है कि दो तरीके के इसके इलाज होते हैं। एक तो इलाज होता है कि जो हम बगैर ऑपरेशन के होता है, दूसरा इलाज ऑपरेशन से होता है। क्योंकि मुस्तकिल जब वॉइस को अब्यूज किया जाए, बात चीख चीख के बात की जाए, बार बार जोर जोर से बोला जाए, तो सूजन और वरम के साथ साथ फिर गिल्टियां बन जाती हैं बोलने के पर्दे पे। फिर उसका भी इलाज हम मैश में करते हैं और उसका भी ऑपरेशन के जरिए उन गिल्टियों को माइक्रोस्कोप के जरिए निकाला जा सकता है। तो वो काम भी हम अल्लाह का शुक्र है मुख्तार शेख में परफॉर्म करते हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी होता है कि ऐसे बच्चों को कुछ ट्रेनिंग दी जाए, थेरेपी कराई जाए, और वही कि स्पीच थेरेपिस्ट के पास हम वापस भेजते हैं ऐसे बच्चों को, और वो सूजन उतारने की एक्सरसाइजेस बताती हैं, पट्टों की को ताकत देने की एक्सरसाइजेस बताती हैं, तो उससे वो मामलात हल होते हैं। ठीक है। मतलब इसमें जो है वो जाहिर बात है डॉक्टर तो अपना काम कर ही रहा होता है, साथ में जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो भी अपना एक अहम रोल प्ले कर रहा होता है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं खयाल मोहम्मद बात कर रहा हूँ डी खान से। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी सवाल पूछें। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी दांत दर्द कर रहे हैं। कान दर्द कर रहा है? जी जी ठीक है, कुछ पूछना चाहेंगे? जी वैसे भी पूछना चाहूंगा कितने दिन से कर रहा है? अस्पताल में हो या किसी शहर में हो, मुल्तान या? जी सर, मैं तो उस वक्त मुल्तान में तशरीफ रखता हूँ। सिर्फ ये पूछ रहा हूँ सर कि आपका कान का दर्द कितने दिन से हो रहा है? दांत में सुराख है। ठीक हो गया, मैं अब सवाल समझ गया आपका, मैं अभी आपको जवाब देता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, इनसे जवाब लेंगे, लेकिन नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उस पर ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर थे, उनका जवाब ले लेते हैं। जी कॉलर ने हमसे ये पूछा कि इनके कान में तकलीफ है और कान के पर्दे में सुराख भी है। तो अब जैसे मुख्तार शेख जो जहाँ पे हम अभी काम कर रहे हैं मुल्तान के अंदर, वहाँ पर अगर हम 20 मरीज देखते हैं ना या 25 मरीज देखते हैं, 25 में से 20 मरीज आते हैं कान के दर्द के साथ और किसी न किसी का उसमें से पर्दे में सुराख भी होता है। तो याद रखिएगा कि जब जब कान के अंदर पानी जाएगा और पर्दे में सुराख है तो बार बार इन्फेक्शन बैठेगा, इन्फेक्शन बैठने की वजह से दर्द भी होगा। इसका वाहिद हल ये होता है कि एक तो आप अपने कान को खुश्क रखिए, गैर जरूरी दवाएं इस्तेमाल ना करें खुद से, ये भी बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है मुल्तान के अंदर। थोड़ा सा कान में दर्द हुआ तो आपने कोई भी दवा डाल ली, फिर है। टोट के काइंडली मत कीजिए। हमारे पास मरीज आते हैं जिसने किसी ने लहसुन डाल दिया कान में, किसी ने तेजाब डाल दिया, किसी ने
अल्लाह माफ करे पता नहीं क्या क्या डाला। तो कहने का मकसद ये कि बस वो क्योंकि वो कान के लिए ये सब चीजें ऐसे ही है। सरसों को ऑयल डाल लेते हैं कुछ लोग, इसको गर्म करके ये भी है ना, यहाँ पर है डिफरेंट है ना। फिर देखिए वही कह रहा हूँ ना कि इस तरह की चीजें काफी सारी हैं, तो उससे कान खराब होता चला जाता है। फिर ये चीज आपकी सुनाई की नस को भी डैमेज करती है, आपकी सुनाई की नस भी खराब हो जाएगी। तो आप एक तरह से कान का पर्दे में भी सुराख है, आप बहरे भी हो गए और कान में इन्फेक्शन भी और आपके दर्द भी हो रहा है। तो अभी इनके अगर ज्यादा दर्द है तो मैं तो ये अर्ज करूंगा कि अभी तो दर्द की गोली लीजिए और किसी डॉक्टर को ENT को दिखा दीजिए। सही। और उसमें ये पता चल जाएगा कि भाई किस किस्म का इन्फेक्शन है और फिर उसके हिसाब से दवा लीजिए। अच्छा कुछ होता है ना डिफरेंट, जैसे आपने कान में कॉटन बड्स का इस्तेमाल कर लेना। नेक्स्ट मेरा यही बात है कि काइंडली इसको मना, हम तो डिटेस्ट करते हैं, हम मना करते हैं कि काइंडली कान को कॉटन बड से साफ मत कीजिए प्लीज। कोई तीली नहीं मारे, कोई चाबी नहीं है, मतलब कि लोगों का मैंने ये भी देखा है माचिस की तीली लेकर जो है वो कान की whatever they have in the hand they will use it. So I would recommend कि आप इन चीजों को इस्तेमाल मत कीजिए, इससे कान खराब होगा। क्या पता मोहतरम ने कान को सफा करने की कोशिश की हो और उस चक्कर में उन्होंने पर्दे में सुराख कर दिया हो। हाँ। अच्छा फिर अगर कान के पर्दे में सुराख हो जाता है देन किस तरह ट्रीट किया जाता है? उसको देखिए पहले तो खुश्क किया जाता है। हमने बहुत दफा ऐसा देखा है बच्चों में स्पेशली, अगर पर्दे में सुराख है और उसको अच्छे से खुश्क रखिए, इन्फेक्शन नहीं होने दें तो भर जाता है वो। बड़ों के अंदर यूजली इट इज लेस, और उसमें यूजली हम मुख्तार शेख अस्पताल में इस चीज का ऑपरेशन करते हैं और कान के अंदर नया पर्दा लगा देते हैं। अच्छा फिर डिफरेंट लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि जाहिर सी बात है आपने अगर कान में कोई खारिश हो रही है या आपने कान की सफाई करनी है तो आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? कुछ भी नहीं कीजिए प्लीज। अच्छा कुछ भी नहीं, डॉक्टर साहब सख्ती मना कर नहीं, क्योंकि अल्लाह देखिए मैं इसको हर आदमी से एक सवाल जरूर पूछता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा तशरीफ लाए दुनिया में, कॉटन बड साथ लाए थे? नहीं वो तो समझिए बात को समझिएगा। अल्लाह ने कोई निजाम तो बनाया होगा ना कान के अंदर साफ होने का। कान की मैल और कचरा खुद ब खुद साफ होता रहता है। यू डोंट हैव टू क्लीन इट। जब आप बात करते हैं, चबाते हैं, बोलते हैं, कचरा खुद ब खुद बाहर गिरता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता। अब कॉटन बड आपने लिया, उसको अंदर डाला, जो कुछ काम बाहर आया था वो सारा आपने अंदर वापस डाल दिया। सही। फिर इस तरह वो जमा होता रहता है, फिर खारिश शुरू होती है, फिर क्या होता है, फिर एक हैबिचुअल आप हो जाते हो, फिर आपके घर में हर वक्त कॉटन बड पड़ा रहेगा। और आप जरूर अच्छा ये डिफरेंट, ये तो हर वक्त जो है ना हम लोगों में कोई ना कोई इस तरह का रहता है घर में कॉटन बड तो लाजमी हर घर में मौजूद है। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, बेसिकली ये ईयर वैक्स होती है जिसको हम लोग रिमूव करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये ईयर वैक्स अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, ये ऐसा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे काम करती है। जितनी भी डस्ट है, जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये उसको कान का जो अंदर वाला हिस्सा है, समझ लो मिडल ईयर है, जो इनर ईयर है, बेसिकली ये उस डस्ट को वहाँ ट्रेवल करने से रोकती है। इन केस अल्लाह ताला ने ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं बनाया होता तो ठीक है, आप देखो फिर इसका मतलब है डायरेक्टली जो भी डस्ट है, जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी डेंजरस पार्टिकल्स हैं, वो आपकी ईयर में जा रहे हैं और वो किसी भी चीज को डैमेज कर सकते हैं। वो आपके कान के मिडिल पोर्शन को डैमेज कर सकते हैं, इनर पोर्शन को डैमेज कर सकते हैं। कीड़े से बचाता है कि आपके इंसेक्ट्स नहीं जाते कान, चिपक जाते हैं ना, क्योंकि वैक्स के अंदर एक स्मेल होती है कि ऐसी चीज होती है जो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, उसको रिफ्लेक्ट करती है, वो जो भगा देती है उन चीजों, वरना आप सोएं तो कहीं कुछ भी चला जाए कान में। अच्छा फिर वो यही होता है, फिर आपको कान का दर्द रहना मुसलसल, फिर इस तरह की अगर आप कोई हरकत कर देते हैं तो कान में आपके दर्द रहना या पस पड़ जाती है, फिर इन्फेक्शन, वो फिर दीगर मसाइल जो है बहुत सारे मसले हैं इसके साथ। इसको बेसिकली इट शुड नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है। अच्छा और इसके साथ साथ जो जिस तरह अभी हम आवाज की भारीपन की बात करें, जिस तरह आवाजें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, उसके हवाले से आपका क्या रोल है? आप किस तरह आवाज असल में जब 18 साल या जिसको हम कहते हैं कि एडोलेसेंस के बाद जब लड़के जो हैं जिस तरह उनकी बाकी हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, इस तरह उनकी आवाज़ में भी चेंजिंग्स आ रही होती हैं। ठीक है। लेकिन कुछ केसेस जो हैं उनमें ऐसा होता है कि आवाज़ में भारीपन नहीं आता, मेल की वॉइस में भारीपन नहीं होता। उस भारीपन को रिकवर करवाने के लिए हमारे पास थेरेपीज जो हैं वो मौजूद हैं, हम उसको थेरेपी के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी जो दूसरे आवाज़ के मसाइल हैं जिसमें कि वोकल अब्यूज़ की वजह से जो आवाज़ का मसला हुआ है, आवाज़ को ज़्यादा बोलने की वजह से मसला हुआ है, उसके लिए भी अलग से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो दिया जाता है। ठीक है, ये दो अलग अलग बातें हैं। सही। अच्छा आपके मुख्तार शेख हॉस्पिटल में जाहिर सी बात है जिस तरह अभी जिद्दत आती जा रही है, जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके साथ साथ आप ऑपरेशन और जदीद उसके हवाले से भी बताइए कि क्या क्या फैसिलिटीज जो हैं वो दे रहे हैं? जी, हमारे पास एक तो जैसे शुरू में जो हमारी बात कोक्लियर इम्प्लांट्स की हो रही थी, तो वो भी हम लोग स्टेट ऑफ द आर्ट इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। सबसे बेहतरीन इम्प्लांट हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है।
और इसके अलावा हमारे पास जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी अप टू डेटेड हैं। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे मैंने मुख्तलिफ मुल्कों में काम किया, तो मुझे उधर और इसमें कोई ऐसा फ़र्क महसूस नहीं हुआ। तो हर वो सामान मौजूद था जो हमें चाहिए था इस किस्म के ऑपरेशन के लिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि देखें, सबसे बड़ा अमल होता है ना इन तमाम चीज़ों के अंदर, देखें ऑपरेशन बाद में आता है, उससे पहले तशखीस आती है। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? कैसे हैं आप? ठीक है जी जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? अपना सवाल जल्दी से, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। अच्छा, मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा था। जी जी, मैं आपसे बात पूछना चाह रहा था। सवाल आप ये बताएं, वो जो मैडम आपके पास अभी वो बेसिक एग्जाम के बारे में कुछ बता रही थी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, वो डिफरेंट था हमारे उससे पहले जो गेस्ट हैं। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। टाइम हमारे पास क्योंकि बहुत शॉर्ट था अभी, बस तशखीस की मैं अपनी, अगर आप मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। तशखीस से मुराद मेरी ये है कि देखिए मेरे पास अगर इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है ना इन तमाम चीजों को पकड़ने के लिए, तो ये सब चीजें बेकार है, मेरी सारी डिग्रियां बेकार है। तो हमारे मुख्तार शेख में कम से कम ये मुझे चीज पता है कि मेरे पास तमाम फाइबर ऑप्टिक्स, एंडोस्कोप्स, कैमरा, मॉनिटर क्लिनिक में ही मौजूद है। ठीक है, उसी से मैं उधर ही सब कैमरा डाल के ना, बोलने के पर्दे से लेके हर चीज का असेसमेंट मैं उधर ही कर सकता हूँ। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब आपकी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे शो का हिस्सा बनते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स तक जाती है। आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।